मंडोर शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था? हाँ? रजिल का राज दरबारी कौन था? इसने रोहिस्कुप नगर में किसी का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंडोर शाखा में वो कौन था जिसने जीवित ही जल समाधि लिया था? यही बीरमल शाखा में कौन था? नागभट्ट सेकंड, द्वितीय, है ना, जिसने गंगा में जीवित ही जल समाधि लिया था। मंडोर शाखा का अंतिम शासक किसको प्रतिहार वंश का करण कहा था? ककुक का किसको प्रतिहार वंश का करण कहा था? ककुक को कहा था। किसने ग्वालियर अभिलेख किसको ग्वालियर अभिलेख में करण कहा, करण की उपाधि दी गई? नागभट्ट सेकंड को कहा था। त्रिराज्य संघर्ष किसने शुरू किया? वत्सराज ने। और त्रिराज्य संघर्ष में वत्सराज ने पाल वंश के किस शासक को पराजित किया? धर्मपाल को। राष्ट्रकूट के किस शासक से पराजित हुआ? कहां पर शरण लिया? वत्सराज के बाद भीनमाल शाखा का शासक नागभट्ट ने त्रिराज्य संघर्ष में किसको पराजित किया? पाल वंश के धर्मपाल को किया था। और राष्ट्रकूट के किस शासक से पराजित होकर कहां पर शरण लिया? नागभट्ट ने भी। नागभट्ट सेकंड के बाद जो आपका भीनमाल शाखा का संस्थापक बनता है वो कौन है? रामभद्र। रामभद्र के बाद मिहिर भोज। आज आपको मिहिर भोज के बारे में बताते हैं। मिहिर भोज देखो, इधर देखो। मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज का जो शासनकाल रहता है वो 836 से 885 ईस्वी तक रहता है। कितनी ईस्वी तक? 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक रहता है। मिहिर भोज का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज को उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक कहा गया। उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक कहा गया। ये एक महत्वाकांक्षी या शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज के बारे में मैं इतना बताऊं कि त्रिराज्य संघर्ष को प्रारंभ करने वाला था वत्सराज। कौन था? त्रिराज्य संघर्ष को जिसने प्रारंभ किया था वो वत्सराज था। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार को लेकर आयुध वंश के चक्रायुद्ध को हराकर इंदिरा युद्ध को बिठा दिया था। और उसके बाद धर्मपाल, पाल वंश के शासक बंगाल के जो पाल वंश था वहाँ के जो शासक थे धर्मपाल, उसको पराजित किया। और उसके बाद वह राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव फास्ट से पराजित हुए और थार के मरुस्थल में चले गए। यानी कि कन्नौज पर अधिकार तो किया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। उसके बाद नागभट्ट सेकंड आते, वो वहाँ पर शासन करते। उसके बाद रामभद्र आते। रामभद्र के समय, नागभट्ट सेकंड के समय पाल वंश के शासक जो थे वो धर्मपाल और देवपाल दोनों थे। देवपाल धर्मपाल का ही पुत्र था। देवपाल नागभट्ट सेकंड को पराजित करता है और वो कन्नौज पर अधिकार भी करता है। रामभद्र के समय में भी देवपाल रहता है, इसलिए रामभद्र कन्नौज पर अधिकार नहीं कर पाता है। कमजोर शासक था रामभद्र। इसी कारण से मिहिर भोज अपने ही पिता की हत्या कर देता है, रामभद्र की हत्या कर दी थी। इसलिए मिहिर भोज को इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना गया, पितृहंता के नाम से जाना गया था।
मिहिर भोज कनौज पर अधिकार करता है। ये अंतिम रूप से अधिकार करता है, क्योंकि इसके समय जो पाल वंश के शासक थे वो 3 शासक थे। पाल वंश के कितने? 3। इसके समय पाल वंश का शासक था देवपाल। मैंने आपको लिखवाया था देवपाल कहाँ तक रहता है? 850 ईस्वी तक रहता है, और ये 836 ईस्वी से 885। इसका मतलब देवपाल इसके समकालीन थे। उसके बाद जो रहता है वो नारायण पाल, और अंतिम जो रहता है वो विग्रहपाल। कौन सा पाल? विग्रहपाल। यानी कि 3 शासक रहते हैं। देवपाल पाल वंश का जो शासक था वो एकदम मजबूत और शक्तिशाली शासक था। इसलिए देवपाल के समय मिहिर भोज ने कोशिश तो की होगी, परंतु शायद वो कनौज पर अधिकार नहीं कर पाए। लेकिन देवपाल के बाद जब नारायण पाल पाल वंश का शासक बने तो ये दोनों ही शासक कमज़ोर थे। यहाँ की पाल वंश में देवपाल के बाद जितने भी शासक बने वो सारे कमज़ोर ही थे। इस कारण से मिहिर भोज ने कनौज पर अधिकार कर लिया था, अधिकार किया, और पूर्ण रूप से उस पर अधिकार हो गया था। क्योंकि राष्ट्रकूट के जो शासक थे, अब राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो अमोघ अमोघ थे। अब अमोघ उस समय शक्तिशाली था, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, शक्तिशाली था अमोघ। राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो अमोघ जो थे वो शक्तिशाली तो थे, परंतु अपने ही महल में अपने ही राज्य में षड्यंत्र में फंस गए थे। अब यह अगर यहाँ से अगर उत्तरी भारत की तरफ आते तो इसको अपने राज्य से वहाँ के लोग इसको हटा देते। ये अपने षड्यंत्र में फंसे हुए थे, इस कारण से ये उत्तरी भारत आ नहीं पाए। ये दोनों कमज़ोर शासक थे, और इस कारण से मिहिर भोज ने कनौज पर क्या कर लिया था? इसके बाद जो अधिकार रहा वो कनौज पर मिहिर भोज का ही रहा था। उसके बाद कोई पाल वंश में ऐसा शासक नहीं था जिसने मिहिर भोज से टक्कर ली, या राष्ट्रकूट के भी किसी शासक ने टक्कर नहीं ली थी। इसलिए अंतिम रूप से कनौज को अपनी राजधानी बना लिया था मिहिर भोज ने। मिहिर भोज को ग्वालियर अभिलेख में आदि वराह कहा गया। क्या कहा गया? आदि वराह। मिहिर भोज को ग्वालियर अभिलेख में आदि वराह की उपाधि दी गई थी। यानी कि जो आप भीनमाल के शासक के गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज, आपको कह दिया जाए आदि वराह किसको कहा गया? मिहिर भोज को। किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में। इससे पहले वत्सराज को भी जय वराह की उपाधि दी गई थी। कौन सी वराह? जय वराह की उपाधि। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में कहा था, है ना। जय वराह की उपाधि वत्सराज को दी गई थी। एक अभिलेख था जिसका नाम है दौलतपुर। कौन सा? दौलतपुर अभिलेख। दौलतपुर अभिलेख में ग्वालियर अभिलेख है ना, दौलतपुर अभिलेख में इसको मिहिर भोज को प्रभास पाटन यानी प्रभास पाटन कहा गया था। बग्रमा, ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहाँ से एक अभिलेख मिला, बग्रमा अभिलेख। एक स्थान का नाम है ना, बग्रमा अभिलेख। बग्रमा अभिलेख में मिहिर भोज के बारे में ऐसा लिख रहा कि मिहिर भोज है जो संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला है, संपूर्ण पृथ्वी को। अब आपको ये कह दिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश में वह कौन शासक है जिसने संपूर्ण पृथ्वी को जीता? मिहिर भोज। ऐसा कहाँ उल्लेखित है? बग्रमा अभिलेख। कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश के बग्रमा स्थान से। प्रभास पाटन किस अभिलेख में उल्लेखित है? दौलतपुर अभिलेख में। आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज को किस अभिलेख में दी गई? ग्वालियर अभिलेख। जबकि जो मिहिर भोज था इसके समय ताम्र सिक्के चले, इस ताम्र सिक्के में जो मिहिर भोज ने अपना नाम उल्लेखित करवाया था उसमें इसका नाम क्या मिलता है? मदादी वराह। ताम्र सिक्के, ताम्र सिक्के में इसका नाम मिलता है मदादी वराह। 4 उपाधियाँ इनको दी गई थी।
भीनमाल शाखा में किसको परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी? नागभट्ट। नागभट्ट क्या उपाधि दी गई थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। मीरभोज के समय एक अरब यात्री सुलेमान भारत आता है। कौन आता है? अरब यात्री सुलेमान भारत आता है और वह मीरभोज के बारे में खूब आलोचना करता है। मीरभोज के बारे में वो कहता है कि मीरभोज इस्लामों की दीवार तथा अरबों का शत्रु है, क्योंकि इस्लामों को भारत के अंदर घुसने नहीं देता, अपनी सीमा के अंदर घुसने नहीं देता है। इसलिए अरब यात्री सुलेमान कहता है कि जो मीरभोज है ये क्या है? इस्लामों की क्या है? दीवार बना हुआ है, अरबों का शत्रु बताता है और भारत को काफिरों का देश कहते हैं। कौन सा देश? काफिरों का अर्थ है? काफिरों का अर्थ ये होता है बेटा कि भारत में ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं। सुलेमान ने मीरभोज को इस्लामों की दीवार कहा तथा अरबों का शत्रु कहा था, क्योंकि अरबों को इन्होंने पराजित किया था और इस्लामों को भारत के अंदर घुसने नहीं दिया था। भारत को इन्होंने काफिरों का देश कहा, क्योंकि भारत में जो लोग रहते थे वो गैर मुस्लिम थे। देखो मीरभोज 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। लिखो मिहिर भोज का, देखो इसका मिहिर भोज का अर्थ सूर्य का प्रतीक होता है। मिहिर भोज का अर्थ सूर्य का प्रतीक होता है। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। देखो विभिन्न स्रोतों में इसकी उपाधियां, विभिन्न स्रोतों में इसकी उपाधियां देखो ग्वालियर अभिलेख में आदि वराह कहा गया, तो सीधा लिख दो ग्वालियर अभिलेख आदि वराह। ये लिखो, चारों लिख दो, आपके सामने लिख रखा है। दौलतपुर अभिलेख, प्रभास पाटन। लिखो ग्वालियर अभिलेख आदि वराह। लिखो दौलतपुर अभिलेख में प्रभास पाटन। दौलतपुर अभिलेख में प्रभास पाटन। बग्रमा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। बग्रमा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ताम्र सिक्के में मदादी वराह। लिखो इसके काल में अरब यात्री सुलेमान ने, लिखो बेटा, इसके काल में अरब यात्री सुलेमान ने, इसके काल में अरब यात्री सुलेमान ने, इसके काल में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की, भारत की यात्रा की। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की। सुलेमान ने मिहिरभोज की आलोचना करते हुए, सुलेमान ने मिहिरभोज की आलोचना करते हुए, सुलेमान ने
मिहिर भोज की आलोचना करते हुए मिहिर भोज को इस्लाम की दीवार, यानी इसे इस्लाम की दीवार, देखो इसे इस्लाम की दीवार तथा अरबों का शत्रु कहा। उसे इस्लाम की दीवार तथा अरबों का शत्रु कहा। इस्लाम की दीवार तथा अरबों का शत्रु कहा और भारत को काफिरों का देश कहा और भारत को काफिरों का देश कहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिहिर भोज ने अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके समकालीन पाल वंश के शासक देवपाल, नारायणपाल तथा विग्रहपाल थे। देवपाल, नारायणपाल तथा विग्रहपाल थे। विग्रहपाल, इसके बाद जो आपके भीनमाल शाखा के शासक बनते उसका नाम है महेंद्रपाल। कौन सा पाल? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल का जो शासनकाल रहता है वो 886 ईस्वी से 910 ईस्वी तक रहता है। महेंद्रपाल का जो शासनकाल रहता है वो 886 ईस्वी से 910 ईस्वी तक रहता है। वत्सराज के बाद महेंद्रपाल भीनमाल शाखा का प्रतिहार वंश का शासक बनता है और इसको तत्कालीन अभिलेखों में महेंद्रपाल, किसी में महेंद्रपाल, किसी में महिषपाल या महेंद्र युद्ध भी कहा गया था। जो महेंद्रपाल था इसकी माता का नाम था वो चंद्रा भट्टारिका था, चंद्रा भट्टारिका देवी था। इसको अन्य उपाधियां दी गई थी महेंद्रपाल को। इसके जो राजकवि थे उनका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर था। महेंद्रपाल के समय एक राजकवि थे, उनका नाम था राजशेखर। राजशेखर ने इसको रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी थी। रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी थी। रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि। इसको अन्य अभिलेखों में इसको निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र कहा गया। क्या कहा गया? निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र या नरेश। निर्भय राज या निर्भय नरेंद्र के। इसका जो दरबारी कवि जो थे राजशेखर, उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी। प्रमुख ग्रंथ थे उनके राजकवि के। राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे। ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से एक ग्रंथ था काव्य मीमांसा। दूसरा था कर्पूर मंजरी। दूसरा जो था वो कर्पूर मंजरी था, है ना। इसी प्रकार एक था वित्तसाल पंजिका। बाल रामायण, बाल भारत, एक थी बाल रामायण। बाल भारत को आपको पता हो तो क्या कहा गया? प्रचंड पांडव।
और बाल रामायण। एक था हर विलास। कौन सा विलास? हर विलास। प्रबंध कोश। इस प्रकार इसकी जो कुछ रचनाएं थी, इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट है दो। एक ये, क्योंकि भारत का जो नाम मिलता है वो प्रचंड पांडव भी मिलता है, कुछ नाम अलग सा भी मिलता है, इसलिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक आपके काव्य मीमांसा इम्पोर्टेंट है ना। दूसरा कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी इसलिए इम्पोर्टेंट होगी आपके, क्योंकि ये जो ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, ये इन्होंने अपनी पत्नी अवंती के कहने पर लिखा था। ये जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ये अपनी पत्नी अवंती के कहने पर इन्होंने लिखा था, है ना। लिखो थोड़ा सा। एक अभिलेख था जिसमें महेंद्रपाल प्रथम को परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया था। परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया था। देखो, महेंद्रपाल प्रथम 886 से 910 ईस्वी तक शासन किया। लिखा, लिखो इसके राज कवि लिखो दरबारी साहित्यकार राजशेखर थे। लिखो राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी। रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी। अन्य उपाधि लिखो, निर्भय राज व निर्भय नरेश। रघुकुल चूड़ामणि। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं। देखो राजशेखर की प्रमुख रचनाएं, ये तो याद करने आप सबको, है ना, कल पूछूंगा। देखो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विशाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास। राजशेखर के प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विशाल भंजिका, बाल भारत। बाल भारत को प्रचंड पांडव भी कहा गया है ना। बाल रामायण और हर विलास। लिखो एक नेक्स्ट वन लिखो, राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती के कहने पर, राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती के कहने पर कर्पूर मंजरी की रचनाएं की। इसके बाद जो आपके शासक बनते हैं वो महिपाल होते हैं। कौन सा पाल? महिपाल का जो शासनकाल रहता है वो 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक रहता है। ईस्वी से 943 ईस्वी तक रहता है। इसके समय भी जो राजकवि होता है, दरबारी साहित्यकार, वो राजशेखर होते हैं। इसके समय भी होते हैं वो राजशेखर, दरबारी साहित्यकार रहते हैं। दरबारी राजशेखर जो थे, इन्होंने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुक्ता मणि की उपाधि दी थी। मुक्तामणि की उपाधि दी थी। रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी थी। जो इससे पहले शासक हुए आपके महेंद्रपाल, उनको रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी और इनको रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी थी। यानी रघुकुल इनका एक नाम। जब रघुकुल आ जाए तो इसका मतलब ये उपाधि किसने दी? राजशेखर ने दी थी। किसने दी थी? राजशेखर ने दी थी। महिपाल की अन्य उपाधियाँ, कुछ दो उपाधियाँ और भी दी गई है। एक है इसकी हेरमपाल। कौन सा पाल? हेरम। और दूसरी जो दी थी उसका नाम था विनायक पाल। कौन सा पाल? हाँ, ये भी किसका नाम है? गणेश जी का। दोनों उपाधियाँ गणेश जी के ऊपर दी हुई है। अन्य जो उपाधियाँ है महिपाल प्रथम की, वो हेरमपाल और विनायक पाल, दो उपाधियाँ उनको दी गई थी। महिपाल प्रथम को
आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा गया था। महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा गया था। महिपाल के समय जो अरब यात्री अल मसूदी भारत आए थे, इन्होंने महिपाल प्रथम को एक शक्तिशाली शासक कहा था। अल मसूदी जो आए थे, इन्होंने महिपाल प्रथम को उत्तरी भारत का शक्तिशाली शासक कहा, उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक कहा था। जबकि इससे पहले जो शासक आए थे सुलेमान, उसने मेहरबोज को इस्लामों की दीवार तथा अरबों का शत्रु कहा था और भारत को काफिरों का देश कहा था। ये भी अरब यात्री थे, लेकिन इसने महिपाल प्रथम को शक्तिशाली शासक कहा था। लिखो थोड़ा सा। लिखो, महिपाल प्रथम 914 से 943 ईस्वी तक शासक रहा। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा कि ये महिपाल जो है 914 से 943 तक है और महेंद्रपाल जो है वो 886 से 910 ईस्वी तक है, तो फिर ये 4 साल बीच में, सर कौन था 4 साल बीच में? 4 साल बीच में एक शासक आता है, उसका नाम होता है भोज सेकंड, है ना। लेकिन उसका क्या इतिहास में इतना कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए इतिहासकार भी जिसका महत्व नहीं होता उसका सिर्फ लिखकर छोड़ देते हैं। इन्होंने इतिहासकारों ने भोज सेकंड नाम लिखकर छोड़ दिया। तो महेंद्रपाल और महिपाल के बीच में एक शासक रहते भोज सेकंड, है ना। राजशेखर इसके समय भी दरबारी साहित्यकार था। राजशेखर ने महिपाल को रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी। रघुकुल मुक्तामणि की उपाधि दी। महिपाल की अन्य उपाधियां लिखो, हेरमपाल, विनायकपाल, हेरमपाल तथा विनायकपाल। हेरमपाल तथा विनायकपाल। महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा गया। महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा गया। महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का महाराजा धीराज कहा गया। लिखो, अरब यात्री अल मसूदी ने अरब यात्री अल मसूदी ने इसके समय भारत की यात्रा की थी। इसके समय भारत की यात्रा की थी। लिखो, इसने महिपाल प्रथम को उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक कहा। इसने महिपाल प्रथम को उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक कहा। नेक्स्ट आपका जो राजा आता है उसका नाम होता है राज्यपाल। कौन सा पाल? राज्यपाल। राज्यपाल 1018 या 1019 ईस्वी तक शासक रहता है। कुछ किताबों में 1019 लिखा हुआ आता है, कुछ किताबों में 1018 लिखा हुआ आता है। राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनवी कनौज पर आक्रमण करता है। राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनवी कनौज पर आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी कनौज पर आक्रमण करता है। उस समय राज्यपाल मोहम्मद गजनवी से
आक्रमण नहीं कर पाता और वो भाग जाता है। इसी कारण से चंदेल वंश का एक शासक विद्याधर वो राजाओं का संघ बनाता और राज्यपाल की हत्या कर देता है। मोहम्मद गजनवी भारत के कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज उस समय भारत का बहुत हिंदू सभ्यता व सौंदर्य का एक इतना बड़ा केंद्र बन चुका था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। भारत का राजनीतिक भी बहुत तेज़ी से चल रहा था वहाँ का, क्योंकि वहाँ पर संस्कृति वगैरह ऐतिहासिक हर चीज़ से कन्नौज आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा कन्नौज पर हर कोई राज करना चाह रहा था और मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है और कन्नौज को लूटता है। कन्नौज के कई सारे मंदिरों को, 1000 से भी ज़्यादा मंदिर थे उसमें, सारे मंदिरों को ध्वस्त कर देता है। साथ में वहाँ की जो जनता होती है उनके कत्लेआम कर देता है। जनता को कत्लेआम, तलवार के घाट उतार देता है मोहम्मद गजनवी। कन्नौज उत्तर भारत का एक शहर है। तो उस समय जो कन्नौज था वहाँ हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था। सबसे ज़्यादा ज्ञान हर चीज़ से आगे था कन्नौज। धार्मिक स्थिति, और मोहम्मद गजनवी था वो कट्टर मुस्लिम होने की वजह से भी उसने कत्लेआम किए। तो उसने कन्नौज को लूटा, वहाँ के मंदिरों को ध्वस्त किया, मकानों को ध्वस्त किया। उसके बाद जो जनता थी उनको भी कत्लेआम कर दिया, यानी कि तलवार के घाट उतार दिया था। इस बात से राज्यपाल जो था वो सामना न करके कन्नौज को छोड़कर चला गया था। इसी बात से इस प्रकार, और बाद में यहाँ पर चंदेल वंश था। हाँ, चंदेल वंश, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था विद्याधर। कौन सा धर? विद्याधर। विद्याधर को यह बात अच्छी नहीं लगी। विद्याधर को यह लगा कि यह तो इसने कायरता का कार्य किया है और इसको दंड देना चाहिए। तो विद्याधर ने क्या किया कि कुछ राजाओं का संघ बनाया, एक यूनियन बनाई, राजाओं का संघ बनाया, और जो राज्यपाल था उसको क्या कर दिया? मार दिया। आपस में ही इन्होंने मार दिया। अब ये बात, अच्छा विद्याधर ने क्यों मारा? क्योंकि वो मोहम्मद गजनवी से सामना नहीं किया, इसलिए डर गया था। ये बात किसको पता चली? मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी ने कहा अच्छा राज्यपाल ने मेरे से युद्ध नहीं किया इसलिए आपने मार दिया, चलो। तो मोहम्मद गजनवी जो था वो इसके पीछे चला गया। अब आक्रमण मोहम्मद गजनवी का किसके साथ होता है? इसके साथ होता है। मोहम्मद गजनवी से आक्रमण करता है। आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी की हार हो जाती है, क्योंकि जब मन में ये सोच लो ना कि हमें जीतना है, संकल्प आपका बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य भले ही छोटा सा हो, लेकिन अगर आपका संकल्प बड़ा है ना तो उसको आप जीत सकते हो। अगर आपका लक्ष्य आईएएस बनना है, आरएस बनना है, टीचर बनना है, लेकिन आप भले ही सिक्योरिटी गार्ड बनो, लेकिन अगर आप उससे पूरा करने का संकल्प बड़ा रखते हो ना तो आप बन सकते हो। और ये विद्याधर ने किया था। दौरान उसने मोहम्मद गजनवी को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गजनवी की ये दूसरी बार हार थी। लिखो थोड़ा सा, राज्यपाल 1018 ईस्वी, राज्यपाल लिखो सीधा सा लिखो। इस पर इसके समय मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। इसके समय मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। तब राज्यपाल बिना युद्ध के ही राजधानी कन्नौज को छोड़कर चले गए। नेक्स्ट लिखो, गजनवी ने कन्नौज को लूटा। गजनवी ने कन्नौज को लूटा और मंदिरों को ध्वस्त किया। और मंदिरों को ध्वस्त किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने
चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने राज्यपाल की कायरता का दंड देने हेतु चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने राज्यपाल की कायरता का दंड देने हेतु राजाओं का संघ बनाया और राज्यपाल की हत्या की। यशपाल, इसके बाद जो शासक होता है, अच्छा इसके बीच में और भी शासक आते हैं, है ना, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। यशपाल भीलमाल चाका के गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। यशपाल का जो शासनकाल रहता है वो 1036 ईस्वी तक का रहता है। इसके बाद 1036 ईस्वी तक, इसके बाद चंद्रदेव गढ़वाल कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और यशपाल को पराजित करता है, और यहीं से भीलमाल चाका के प्रतिहार वंश की शासक जो होते हैं वो अंतिम शासक यशपाल होता है। यानी कि यशपाल जो होता है वो भीलमाल चाका के प्रतिहार वंश का अंतिम शासक होता है, क्योंकि इसके बाद गढ़वाल वंश का कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। लिखो थोड़ा सा, यशपाल 1036 ईस्वी। लिखो, चंद्रदेव गढ़वाल ने इसे पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। चंद्रदेव गढ़वाल ने इसे पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। चंद्रदेव गढ़वाल ने इसे पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज के गढ़वाल वंश की स्थापना की। यानी कि यशपाल को पराजित करने के बाद वह कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना कर देता है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है कन्नौज पर? चंद्रदेव गढ़वाल। लिखो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक तो ये अंतिम शासक है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है भीलमाल चाका का, और मंडोर चाका का प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? इंद्र प्रतिहार। भीलमाल चाका का यशपाल। लिखो, चंद्रदेव गढ़वाल ने इसे पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज के गढ़वाल वंश की स्थापना की। यशपाल कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक था। यशपाल कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक था। यशपाल कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक था। थैंक यू क्लास।